राधे राधे एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए ताकि हम अपना आगे कंटिन्यू कर सकें। और जिन्होंने सड़े हुए मुंह बनाए हुए हैं वो थोड़ी स्माइल कर लो प्लीज़। और अगर आपका कोई भी काम पेंडिंग है तो प्लीज़ उस काम को पहले कंप्लीट कर लो ताकि बाद में टेंशन के साथ या स्ट्रेस के साथ आप इस वीडियो को ना देखो। बिल्कुल क्लियर माइंड करके फिर आप इस वीडियो को देखो, ठीक है? तो हम अपना जर्नल का ओवरव्यू कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है कि जब आप स्टार्ट करें ना, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकें। ओके, तो डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट होता है कि आप कभी कोई सामान लेने के लिए जा रहे हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपको इसके ऊपर इतने रुपए का मतलब इतने आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। जैसे आप लेने जा रहे हो 59 का हो गया, ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं। वो कहते हैं हमारे पास अब 4 रुपये खुले नहीं, तो आप ये 55 वापस ले जाओ, आप हमें 55 दे दो, 4 रुपये वो ले लो। जैसे होता है ना कि आप लोग 60 रुपये दे देते हो तो वो कहते हैं कि यार अब हमारे पास ना 4 रुपये खुले नहीं है, या फिर 1 रुपये हमारे पास खुले नहीं है, तो वो आपको 2 का दे देते हैं या फिर 5 का दे देते हैं, इस तरीके से दे देते हैं ना। तो वो होता है अपना डिस्काउंट, हम कह सकते हैं। तो ये एक तरह का डिस्काउंट ही होता है। इसके अलावा कई बार आप वो करते हो, तोल भाव करते हो, तो कहते हो कि अगर हमने 10,000 का सामान लिया तो आपको उसके ऊपर आपको हमें 500 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपको हमें 500 रुपये का कम बिल बनाना पड़ेगा। तो वो भी क्या होता है? डिस्काउंट होता है, ठीक है। कई बार एक पर्सन साथ में पूरे 1 लाख रुपए दे रहा होता है, तो वो कहता है आपने मुझे सारे पैसे दे दिए हैं, तो फिर एक काम करो, आप ये 1,000 रुपये वापस ले लो, इसका डिस्काउंट ले लो आप। तो वो 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं। ये होता है डिस्काउंट। अब होते हैं 2 तरह के डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड और एक होता है कैश। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो आपको लिस्ट के ऊपर मिलता है, और कैश होता है जो आपको कैश की पेमेंट पे मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट पे मिलना मतलब जैसे आप कपड़े खरीदने के लिए गए, कपड़े का बिल आपने 5 कपड़े खरीदे, ठीक है, उसका बिल आपका बन गया 3000 का, ठीक है। तो आपने उसी के ऊपर डिस्काउंट करवा लिया, आपने कहा कि 500 रुपये कम कर दो, या फिर जब आपने उन्होंने आपको प्राइस बताया उसका, किसका, शर्ट का या कोई भी ड्रेस का जो आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर आप जो तोल भाव करते हो, ठीक है, और जो प्राइस कम करवा लेते हो, इट्स आल्सो कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। जब आप लिस्ट प्राइस के ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ आपका प्राइस कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जब आप मान लो ये बन गए टोटल 2500, ठीक है, आप कहते हो भाई 2500 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी मम्मी ऐसे करती होंगी ना कि 2500 बन रहे हैं तो वो 2000 दे के आ जाते हैं, कहती है बहुत है, इतने बहुत है, हम और नहीं दे रहे, बहुत है, ठीक है। पहले वो कपड़ों पे तौल भाव करती हैं, उसे कम कराती हैं, ट्रेड डिस्काउंट ले लेती हैं। फिर उसके बाद वो कैश देते वक्त भी कहते हैं थोड़े कम दे के, कहती हैं बस बहुत है, इतने ज़्यादा और कितने लेने आपने, है ना। तो वो होते हैं कैश डिस्काउंट, कि जब आप कैश देते वक्त भी कुछ डिस्काउंट ले लेते हो, ठीक है। पता चल गया ट्रेड कौन से होता है, कैश कौन से होते हैं। अब देखो, जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, और कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। यानी आप कहीं मार्केट में जाओगे, वहां से आप इतने की शर्ट लेके आ रहे हो, 500 की लेके आ रहे हो मान लो, ठीक है। आपका कैश डिस्काउंट जितना मर्जी हो, बेशक आपने इस 2500 में से 2000 दी हो, ठीक है, आप क्या कहोगे कि जैसे मान लो 5 ड्रेसेस ली, सारी 500 की, ठीक है, 500 500 500 500, ठीक है। तो आप वहाँ पे बाहर जाके क्या बोलोगे, चाहे आपने ना 2000 ही पे की हो, लेकिन आप बाहर जाके क्या बोलोगे, 500 की टी शर्ट है ना, क्या बोलोगे, 500 की टी शर्ट है। यानी उनके अकॉर्डिंग तो आपने 2500 दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट शो होता है कि दूसरों के अकॉर्डिंग वो 2500 है, आपके अकॉर्डिंग 2000 है, तो कैश डिस्काउंट तो है ना इसके अंदर। बट जब आप कपड़े खरीदते हो, ठीक है, उसके अंदर मान लो उसने 700 रुपये बोले, लेकिन आपने बोला नहीं मैं 500 की ही लूंगी,
ठीक है। तो ये जो बीच में आप लोगों ने 200 रुपये कटवाए हैं, वो 200 रुपये आप थोड़ी किसी को बताते हो कि ये 700 की थी। आप ये कहोगे वो 500 की थी, तो ये तो 500 है, ये 700 की, लेकिन बताइए कितने की जाती है, 500 की। दैट्स वाई ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता है। आप जो बार्गेनिंग करते हो वो प्राइस शो नहीं किया जाता है। जो आप पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट रिसीव करते हो, सिर्फ वो प्राइस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है। ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो टोटल अमाउंट होती है ना, उसके ऊपर लगता है हमेशा ट्रेड डिस्काउंट, हमेशा। एक चीज याद रखना, जब आप कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक करते हो, ठीक है, उसके सम सॉल्व करते हो, ठीक है, कोई भी सम आप कर रहे हो, लाइक हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, लाइक मैं लिख लेती हूँ, सोल्ड गुड्स, ठीक है, फॉर ₹20,000 टू अनिल। ये कौन सी आपकी 10th इलस्ट्रेशन की 3rd एंट्री है। ठीक है, देख लो, अलॉड ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%, हाफ पेमेंट बाय कैश, चेक एंड हाफ बाय कैश। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या चीजें करनी होती है, इस चीज को याद रखो। आप जब भी कोई भी सम करते हो ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या देखना होता है, अपने ट्रेड डिस्काउंट। मान लो आप 5 शर्ट्स लेके आए हो 500 की, ठीक है, कितने की थी, 700 की, 700 की थी, लेकिन आपने क्या बोला कि नहीं मुझे 500 की दो सारी, मैं 5 शर्ट लूंगी, मुझे 500 की दो। तो जो आपने 700 रुपये कम करवाए हैं, आप वो 700 रुपये पहले ही कम करवा लेते हो बिल बनने से पहले। तो जो बिल बनता है वो कितने का बनता है, 500 के हिसाब से, ना कि 700 के हिसाब से। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो अमाउंट दी है ना 20,000, वो क्या है, बिल बनने से पहले की अमाउंट है। ठीक है, यानी उसके अंदर सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट यानी अपनी बार्गेनिंग माइनस करनी पड़ेगी। मैं बार्गेनिंग सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ट्रेड डिस्काउंट मतलब बार्गेनिंग नहीं होता। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनी। आपको कभी भी कुछ भी आ जाए, आपको आ जाए कि अभी क्रेडिट पे है, ऐसे है, वैसे है, जैसे मर्जी है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। ठीक है, 20,000 पे 10% कितना आ जाएगा, 2,000। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी सेल्स की अमाउंट, टू सेल्स 18,000। ठीक है, यही आएगी, 20 में से 2,000 गए, 18। अब ये जो 18 है, इसका बिल बनेगा, इसका बिल बनेगा 18,000 का। ठीक है, 18,000 का बिल बना। अब इस बिल के ऊपर आप बोलोगे कि 18,000 बहुत ज़्यादा हैं, तो हम आपको इतने पैसे नहीं देंगे। जैसे मम्मियों को बोल दो कि 18,000 आपका टोटल बिल हुआ, तो वो 15,000 दे के आ जाएंगे, वो कहेंगे ये लो, और वो कहेंगे बस बस सफिशिएंट है जी, सफिशिएंट है, बस बहुत है, इतने 2-3 हज़ार का हम भी डिस्काउंट तो चाहती हैं। ठीक है, तो ये जो 2-3 हज़ार का डिस्काउंट हुआ, ये क्या हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट कितना दिया है, 10%। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर एक न्यू पॉइंट क्या है, मान लो यहाँ पे आपको दिया है 1/3 चेक, 1/3 कैश एंड 1/3 क्रेडिट। मान लो आपको ये चीज दी हुई है, आपको 3 हिस्से दे दिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि 3 हिस्से कर लो कि मेरे ना बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, मेरे पास कैश में इतने हैं, बाकी के पैसे ना अभी आप उधार में लिख दो, बाकी के दे दूंगा मैं आपको बाद में। ठीक है, आपने 18,000 के जो कपड़े खरीदे थे उसका आपने बिल बनवा लिया। ठीक है, इसके बाद वो कहेंगे कि आप जो इस टाइम पे मुझे कैश दोगे ना, मैं सिर्फ आपको उसके ऊपर डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो देखो
जो चेक है वो बेशक उसको आज ही जाके जमा करवा दे, उसको तभी मिल जाएगा कैश, है ना। और जो कैश है वो तो उसको मिल ही गया कैश। तो जब भी आप कैश डिस्काउंट लगाते हो वो चेक के ऊपर भी लगता है और कैश के ऊपर भी लगता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना, कैश डिस्काउंट अप्लाइड ऑन चेक एंड कैश बोथ। अब क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया आपने, बार्गेनिंग वाली सारी चीज़ें हटा दी। अब आपका बिल बन गया, उन्होंने आपको बिल दिया 18,000 का। आप कहोगे भाई हम इतना बिल नहीं दे सकते, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो आपने 1/3 क्या दे दिया चेक, 1/3 दे दिया कैश और 1/3 दे दिया क्रेडिट। क्या मेरा 1/3 क्रेडिट में लिख दूँ। तो अब सबसे पहले आपको 18,000 का 1/3 निकालना है, कितना होगा। तो 18,000 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। तो जो 6,000 है वो क्या आ जाएगा आपका क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, बाय अनिल, ओ सॉरी बाय नहीं आएगा, अनिल अकाउंट डेबिट 6,000, कि अनिल के अकाउंट में आपके 6,000 आ गए। कितने बच गए 12,000। तो ये जो 12,000 है ये किस में गए आपके कैश में, ये 12,000 आपका कैश एंड चेक है ना। तो अब इस 12,000 के ऊपर आपका क्या लगेगा 10% कैश डिस्काउंट। कितना आ जाएगा 1,200। तो 12,000 में से 1,200 माइनस कर दो, इतना आ गया। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट अलॉड अकाउंट, सेल्स है ना इसलिए हमने अलो किया है। तो डिस्काउंट कितना लो किया 1,200 का। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो 2 से। इसको किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। 5900, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5900। ठीक है, अब इसका और इसका टोटल करके देखो ये कितना हो गया 11800 प्लस 1200 कितना आ गया 12,000 प्लस 6,000 कितना आ गया 18,000। 18 प्लस 18 इक्वल। तो मेन चीज़ क्या है कि जब भी आपने ट्रेड डिस्काउंट है आया है उसे शो नहीं करना, उसको क्या करना है आपकी जो टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो। कभी भी आपने डिस्काउंट का सम करना है, कभी भी करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो अमाउंट में से, सबसे पहला स्टेप यही करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में अगर कोई क्रेडिट चीज़ है कि आपने कोई भी चीज़ क्रेडिट पे ली है या क्रेडिट पे दी है तो उसको डेबिट या क्रेडिट जो भी करना है वो कर दो। ठीक है, फिर उसकी अमाउंट लिख दो यहाँ पे निकाल कर, टोटल अमाउंट में से उसकी अमाउंट निकाल कर लिख दो। ओके, फिर बाकी की जो कैश वाली अमाउंट बच गई, ठीक है, उसको उसके ऊपर क्या निकालना है आपने कैश डिस्काउंट। ओके, कैश डिस्काउंट निकाला और लिख दिया। फिर जो बची हुई अमाउंट होगी कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो क्या आ जाएगी आपकी कैश पेमेंट, जो एक्चुअली में आपने कैश में पेमेंट की है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, फिर क्या करना है क्रेडिट अमाउंट चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट ऑन कैश एंड चेक। फिर टोटल अमाउंट में से जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो टोटल अमाउंट आई उसके अंदर से क्रेडिट अमाउंट माइनस कर देनी है। क्रेडिट अमाउंट माइनस करने के बाद डिस्काउंट ऑन कैश एंड चेक निकालना है, फिर उसको माइनस कर देना है। फिर जो आपकी अमाउंट बचेगी वो कौन सी हो जाएगी कैश एंड चेक अमाउंट, जो आपने कैश और चेक के ऊपर अमाउंट टोटल पे करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं
इतनी जल्दी समझ नहीं आते हैं, थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा, बट इतने भी ज़्यादा टफ नहीं है कि ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको जितनी भी ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि वो हमने बार्गेनिंग टाइप की होती है ना, तो इसीलिए उसे पहले माइनस कर दो। कई बार वो भी कहते हैं कस्टमर कि मैडम आज ना सेल चल रही है तो आपको ना इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वाले कपड़े आपको इतने में मिल जाएंगे। लगे होते हैं ना सेल की, 1500 के कपड़े 1000 में ले जाओ, तो वो क्या होते हैं, वो भी ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब आप काउंटर पे जाते हो वो इतने का बिल बना के देते हैं, ठीक है। आप उसमें से कहते हो कि इतना हमारा उधारी में लिख दो, इतना हम अभी कैश दे देते हैं, हमारे पास अभी इतने ही है, हम इतना ही लेके आए हैं, कि हम और नहीं लेके आए, ठीक है। तो जितना आप पे करोगे उसके ऊपर वो देंगे ना आपको डिस्काउंट, तो इसीलिए पहले क्रेडिट अलग से निकालते हैं, फिर कैश डिस्काउंट लगाते हैं, ओके। आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट समझ? या 15 मिनट लगा के तुम लोगों को समझाया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में मतलब इस टॉपिक के अंदर कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है ना, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके। वन मोर थिंग कि आप लोगों को ये चीज़ें ना बतानी पड़ेंगी उसके अंदर, वर्किंग नोट्स के अंदर, कि आपने डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकाली है, आपने ये अमाउंट कैसे निकाली है, वो अमाउंट कैसे निकाली, आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इनवॉइस प्राइस यानी 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ गुड्स की टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या आ गई है, ठीक है। फिर उसके अंदर से आप क्या कर दोगे, कैश डिस्काउंट माइनस कर दोगे, और अगर क्रेडिट है तो पहले क्रेडिट अमाउंट माइनस कर दोगे, फिर आप उसके अंदर से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर जो एक्चुअल में कैश पेमेंट्स आ जाएगी फिर आप वो लिखोगे, ठीक है। ये आपकी बुक में भी दी होंगी ऐसी ऐसी इलस्ट्रेशन, जो आपकी 10th वाली इलस्ट्रेशन है ना वो अच्छे से कर लेना। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसकी 4 वो हैं, 4 एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज में हर तरह का टॉपिक उसके अंदर कवर है, ठीक है। Okay, so one more thing, अगर आपको किसी पर्सन का नेम नहीं दिया है, यानी आपको जैसे यहाँ पे अनिल वर्ड नहीं दिया है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? अगर आपने सेल्स की हैं तो आपके पास पैसा आएगा, यानी डेटर जो आपकी एसेट है, पैसा आएगा, वो अपनी एसेट है ना, तो एसेट के लिए क्या वर्ड यूज होता है, डेटर। और अगर आपने परचेजेस किए हैं तो आपने सामने वाले को पैसा देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे क्या लिखोगे, क्रेडिटर, क्योंकि सामने वाला आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। और आप उसके लिए क्या हो, एक डेटर हो। चलो भी अगला टॉपिक करते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट, डेटर क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है, उल्टा चलते हैं, ओके। चलो जी, इसके बाद है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। क्या है, पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, कि आपने दूसरों के बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स की हैं। अमाउंट पेड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, इसके अंदर क्या क्या दिया, अमाउंट पेड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, अमाउंट पेड ऑन द बिहाफ, सॉरी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। दो ही हैं इसके अंदर सिचुएशंस, कि एक तो आपने किसी अपने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट की है, और एक है कि आपने उसके बिहाफ पे पेमेंट रिसीव की है। लाइक आप और आपका दोस्त है, ठीक है, आप दोनों स्टेशनरी पे गए, ठीक है। मान लो मेरे पास एक स्टेशनरी है, आप दोनों मेरे पास आए और आपने कहा कि हमें एक पेन दे दो, एक पेंसिल दे दो, एक इरेजर, एक हमें चार्ट दे दो, और 2 कॉपी दे दो, ठीक है। और ये आपने बोला, और आपके फ्रेंड ने मांगा कि मुझे एक ज्योमेट्री बॉक्स दे दो और एक इंक पेन दे दो, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास पैसे कम रह गए, मैं थोड़े से लेके आया था,
या उसे कोई और चीज़ पसंद आ जाती है, तो वो कहता है यार इसके पैसे तो मैं लेके ही नहीं आया, तो आप क्या करते हो, उसके बिहाफ पे मुझे पेमेंट करोगे। ठीक है, तो आपने दूसरे के बिहाफ पे मुझे पेमेंट की, है ना, तो उसको हम कहते हैं पेमेंट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, कि दूसरे के बिहाफ पे आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट करते हो तो आप बेशक मुझे पेमेंट कर रहे हो, लेकिन आप क्या लिखते हो कि मैंने इसकी पेमेंट की है, यही लिखोगे। आप और आपका दोस्त मेरे पास आए स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए, तो आप क्या कहोगे घर जाके कि मम्मा मैंने ना, मान लो आपका नाम अमन है और आपके दोस्त का नाम रंजीत, रंजीत लेके चलो, ठीक है, रंजीत है। ठीक है, तो फिर आपने पेमेंट की, आप कहोगे मम्मा मैंने ना 30 रुपए की पेमेंट रंजीत के बिहाफ पर कर दी है, तो रंजीत के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो इसलिए मैंने उसके पैसे भी दे दिए। ठीक है, आप ये तो नहीं कहोगे कि मम्मा मैंने स्टेशनरी वाली को एक एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, मैंने दुकान वाले को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, नहीं कहोगे। आप कहोगे कि मैंने इसके पैसे भी दे दिए, यही कहते हो ना कि मम्मा मैंने रंजीत के पैसे भी दे दिए, मैंने इसके पैसे भी दे दिए। तो इसीलिए कभी भी आप किसी के बिहाफ पे पेमेंट दे रहे हो या ले रहे हो, डजेंट मैटर कि आप किससे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, सामने वाले पर्सन का नाम आएगा। ठीक है, किससे ले रहे हो, किसे दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है, किसके बिहाफ पर ले रहे हो, किसके बिहाफ पर दे रहे हो, उससे मतलब है, उसका नाम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि जब भी आप सामान लेने जाते हो, आप अपने दोस्त के साथ उसकी पेमेंट करते हो, तो घर जाके क्या बोलते हो, मैंने इसके पैसे भी दे दिए, इसने मेरे पैसे भी दे दिए। वो क्या बोलेगा कि मम्मा अमन ने मेरे पैसे भी दे दिए थे इसलिए मैं लेके आ पाया। ये तो नहीं कहोगे कि स्टेशनरी वाले को दे दिए थे हमने। तो जिसके बिहाफ पे रिसीव कर रहे हो, जिसके बिहाफ पर पे कर रहे हो, उसी का नाम आता है। ठीक है, अगर आप पे कर रहे हो, मान लो यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल दिया, पेड कैरेज ₹70 ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, आर कस्टमर मंजीत। ठीक है, हमने मंजीत के बिहाफ पर क्या किया, पेमेंट की, तो एसेट कम हो गई टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक्चुअली में डेबिट द रिसीवर होता है ना, तो एक्चुअली में बेशक आप लोगों ने मुझे दिए पैसे, मान लो यहाँ पे रंजीत है कि रंजीत के बिहाफ पे आपने पेमेंट की, बेशक आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, मैंने पैसे रिसीव किया है, लेकिन एक्चुअली में उसको दिया किसने, आई मीन कि बेशक मैंने रिसीव किया, मान लो कि आपने डायरेक्ट मुझे दे दिया कि ये लो इसके भी पैसे आप मुझसे ले लो। ठीक है, बेशक वो मैंने रिसीव किए हूँ, लेकिन आपको वापस कौन करेगा, आपका दोस्त रंजीत करेगा। ठीक है, जब रंजीत उसको वापस करेगा तो इट मीन्स व्हाट इट मीन्स एक्चुअली में उसी ने पैसे आपसे रिसीव किए हैं। ठीक है, उसने आपसे पैसे लिए और उसने वो पैसे मेरे को दे दिए, फिर चाहे वो पैसे उसने किसी भी चीज़ के लिए दिए हों। ठीक है, उसने मुझसे सामान लिया, उसने मुझे पैसे देने थे, वो आपसे लेकर दिए, किसी और से लेकर दिए, उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली में लिए तो उसी ने थे, है ना। बस आप, अगर आपको बाकी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रही है, इतनी डिटेल में मतलब समझ नहीं आएगा, आप इतना समझो बस कि आप कभी भी अपने दोस्त के साथ जा रहे हो सामान लेने के लिए, तो आप कहते हो कि मेरे दोस्त के पैसे मैंने भी दे दिए। ठीक है, इसके पैसे मैंने दे दिए, इसके पैसे तू दे दे। कई बार बोलते हो ना कि दो दोस्तों के पास पैसे नहीं होते, 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, तो भाई इसके पैसे तू दे दे, इसके पैसे मैं दे दूंगा, ऐसे ही करते हो। तो जिस पर्सन के बिहाफ पर दिए हैं उसका नाम लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रंजीत, अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब अगर आपने रिसीव की, अब ये तो की किसने, अमन ने, ये एंट्री की अमन ने कि मैंने रंजीत के बिहाफ पर पैसे दिए। अब रंजीत क्या एंट्री करेगा कि अमन ने मेरे को पैसे दिए, मेरे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट, कि मैंने अमन से पैसे लिए। ये कौन करेगा, रंजीत करेगा। ठीक है,
ठीक है ना। अब या फिर आप एक तीसरा एक ऑप्शन और लेके चलते हैं। एक तीसरी तीन, आप तीन दोस्तों, अमन, रंजीत और कृष्णा लेके चलो। चलो ठीक है, कृष्णा। तीन दोस्तों, कृष्णा ने एक दिन ना रंजीत से 10 रुपए लिए थे। ठीक है, तो कृष्णा रंजीत के पास जाते हैं उसको 10 रुपए देने के लिए, बट रंजीत आज आया नहीं स्कूल। ठीक है, तो कृष्णा क्या करेगा, अमन को बोलेगा कि अमन ये ले, इसके 10 रुपए ले ले मुझसे, और ना ये रंजीत को दे देना, मैंने उससे 10 रुपए लिए थे। ठीक है, तो अमन क्या करेगा, अपने पास वो 10 रुपए रख लेगा। ठीक है, और बाद में अगर कोई उससे पूछेगा कि ये किसके पैसे हैं, वो क्या कहेगा, रंजीत के पैसे हैं। वो ये नहीं कहेगा कि ये कृष्णा के पैसे हैं, ये नहीं कहेगा मैंने कृष्णा से लिए हैं, वो कहेगा ये रंजीत के पैसे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसका ऑनर कौन है, रंजीत है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में ऑनर होता है उसका नाम आएगा। ठीक है, अमन रिसीव्ड ₹10 फ्रॉम कृष्णा ऑन द बिहाफ ऑफ रंजीत। रंजीत के बिहाफ पे अमन ने पैसे रिसीव किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट। डजेंट मैटर कि उसने कृष्णा से लिए या किसी थर्ड पार्टी से, किसी और से लिए। मैटर क्या करता है कि उसने किसके लिए लिए, किसके बिहाफ पर लिए, किसके बिहाफ पर लिए, रंजीत के बिहाफ पर। तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट। ठीक है, चलो जी, क्लियर। अब मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करें, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एक्सपेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है, और अगर नहीं भी आता है तो आगे मतलब जो आपके फाइनल अकाउंट्स है ना, उसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट इतनी भारी है इसकी। और एक बैड डेट्स की, बैड डेट्स रिकवर्ड की, बहुत टफ, मैं कहती हूँ बहुत टफ है। मैं आज कॉलेज में हो गई हूँ, मैं फिर भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या थी एडजस्टमेंट। मैं 2 साल से उसको कर रही हूँ, तीसरा साल है मेरा, मैं फिर भी उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, यार एडजस्टमेंट थी क्या, मेरे को तो याद ही नहीं है। द रीजन इज इट्स रियली टफ, इट्स रियली टफ। ओके, तो चलो क्या आ जाएगा आपके पास, इनकम एंड एक्सपेंसेस, है ना, यही है ना। तो चलो फिर कर देते हैं इसको जल्दी। सबसे पहले प्रेजेंट का करते हैं, आज से शुरू करनी है ना हर चीजें, अभी से करनी है, तो इसे प्रेजेंट का करेंगे सबसे पहले। प्रेजेंट में क्या आएगा, मान लो आपने रेंट दिया, रेंट पेड। दूसरी बार मान लो आपने रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव। या राइटिंग गंदी है, राइटिंग पे मत जाया करो, सिर्फ समझने पर जाया करो। ठीक है, रेंट पेड एंड रेंट रिसीव, व्हाट आर दीज थिंग्स। तो सबसे पहले देखो कि रेंट पेड एंड रेंट रिसीव, आपने इस साल का रेंट था पे कर दिया, इस साल का रेंट था रिसीव कर लिया, क्या आ गया, रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप एसेट कम हो गए, एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या हो जाएगी, डेबिट, है ना। और एसेट अपनी कम हो गई तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर एक्सपेंस क्या हो गया, अपने कम हो गए यानी रिवेन्यू बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रेंट रिसीव अकाउंट। और कैश एसेट बढ़ गई, क्या हो जाएगी, डेबिट टू रेंट अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट, डेबिट टू रेंट रिसीव। प्रेजेंट का खत्म, बस इतना ही है प्रेजेंट का। अब आता है आपका पास्ट का। कौन कौन सी आइटम्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, मैं बताती हूँ। आउटस्टैंडिंग, एक्यूड,
प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, यही है ना। ये कौन सी है, पास्ट की दो, ठीक है। और ये कौन सी है, फ्यूचर की। पेड मतलब समझते हो, पे किया, रिसीव मतलब रिसीव किया। आउटस्टैंडिंग किसके लिए यूज होता है, पे करने के लिए। एक्यूड किसके लिए यूज होता है, रिसीव करने के लिए। ओके, सो अब एक चीज देखो, इसी का लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल लेके समझेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। पहले इसका मतलब समझते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपकी कोई भी चीज़ ड्यू है बट अभी तक आपने दी नहीं है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरी 2 महीने की सैलरी अभी रहती है, लेकिन अभी तक हमारे सर ने हमें वो सैलरी नहीं दी। इट मीन्स वो सैलरी आपके लिए क्या है, एक्यूड, कि आपके लिए वो ड्यू हो चुकी है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, ठीक है। और आपके सर के लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग। ओके, यानी वो सैलरी आपके लिए क्या है, एक एसेट है कि आने वाले टाइम में हमें 2 महीने की सैलरी एक साथ रिसीव होगी। और आपके सर के लिए क्या है, एक लायबिलिटी कि अभी तक मैंने अपने वर्कर्स को वो 2 महीने की सैलरी नहीं दी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, एक लायबिलिटी होती है, और एक्यूड क्या होती है, एक एसेट होती है, ठीक है। इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ एसेट, ये पे करने के लिए यूज होते हैं, एंड इट्स फॉर रिसीविंग समथिंग। इसके बाद आता है प्रीपेड एंड प्री रिसीव्ड। अब इसके केस में उल्टा कर दो, नहीं मीनिंग उल्टा मत करना, ये पे करने के लिए होता है, रिसीव के लिए होता है। मैं कह रही हूँ लायबिलिटी एसेट का पार्ट उल्टा कर दो। क्यों ऐसा, इसलिए कि अभी तक ये ड्यू हो चुकी है, हमें पे कर देनी थी बट अभी तक हमने पे नहीं की है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, अपनी लायबिलिटी बन गई। जस्ट लाइक अ रेंट, ठीक है। एक रेंट है, आपके पास एक घर है, ठीक है। समझ लो आपके पास ना एक घर है, ठीक है। उसके अंदर ना एक लड़का, या पता नहीं, समझ लो एक लड़की रहती है, एक लड़का रहता है, कुछ कोई भी रहता है, ठीक है। एक लड़की रहती है, थिंक, जस्ट थिंक कि उसके अंदर एक लड़की रहती है, ठीक है। उसने ना 2 महीने का रेंट अभी तक दिया ही नहीं, 2 महीने का रेंट अभी तक दिया ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी ना, कि मैंने जाने से पहले 2 महीने का रेंट देकर जाना है। लेकिन आपके लिए वो क्या बन जाएगा, आप कहोगे कोई बात नहीं, 2 महीने का रेंट देकर जाएगी, अपने पास तो पैसा आएगा, ये हमारी एसेट बनेगी। तो इसीलिए एक्यूड क्या बन गई, आपकी एक एसेट बन गई। एक्यूड रेंट यानी आपकी एक एसेट बन गई, कि आपको मिलना तो चाहिए था बट अभी तक मिला नहीं, वो आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। और इसके लिए एक लायबिलिटी बन गई कि इसे अभी वो पे करना है। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि मान लो इसके अंदर आप रहते हो, यू आर लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है। और आपको यहाँ का रेंट पे करना है, लेकिन आपने अभी तक 2 महीने का रेंट पे नहीं किया। तो आपके लिए तो एक लायबिलिटी बन गई ना, कि मैंने जाने से पहले 2 महीने का रेंट भी पे करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन ऑनर के लिए क्या बनेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, 2 महीने का रेंट पे करके ही जाना, वरना बस फिर यार तुम्हें पता ही है क्या क्या होता है। तो उसके लिए क्या बन गई, एक एसेट बन गई, कि आगे आने वाले टाइम में मुझे पैसे मिलेंगे। और तुम्हारे लिए क्या बन गई, एक लायबिलिटी, कि आने वाले टाइम में मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग क्या एक लायबिलिटी है, एक्यूर्ड क्या है, एक एसेट है। अब अगर इसकी सिचुएशन उल्टी कर दी जाए, ये बोल दिया जाए कि आपने 2 महीने का रेंट एडवांस पे कर दिया, आपने 2 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो आप क्या कहोगे, प्रीपेड। आपके लिए क्या हो गया, वो प्रीपेड हो गया, फॉर यू इट्स प्रीपेड, कि मैंने एडवांस में पे कर दिया। और ऑनर के लिए क्या हो जाएगा, वो प्री रिसीव्ड, कि मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, एक लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों बन जाएगी, कि उसने 2 महीने का रेंट ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, तो उसे आपको 2 महीने के लिए अब अपना रूम देना पड़ेगा,
2 महीने तक वो आपको नहीं भगा सकता वहां से, वो नहीं बोल सकता ये चीज कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 महीने तक आपको रहना ही पड़ेगा, उसे आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास। तो उसके लिए एक लायबिलिटी बन गई कि 2 महीने के लिए मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपके लिए एक एसेट बन गई कि मैंने 2 महीने का दे दिया, अब मैं आराम से यहाँ पे रह सकता हूँ, मैं 2 महीने तक फ़ायदा उठा सकता हूँ इस रूम का, ठीक है। आप 2 महीने तक उस रूम को यूज़ कर सकते हो, वो आपकी एक एसेट बन गई, ठीक है। अब इसका एक दूसरा पहलू लेके चले तो आपकी सैलरी, आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ के ऑनर ने आपको 2 महीने की सैलरी पहले दे दी, उसने कहा ये लो सभी को 2 महीने की सैलरी पहले ही दे रहा हूँ। आपने क्या किया, उसको पहले से रिसीव कर लिया, तो आपके लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी कि अब 2 महीने हम इनका काम करना पड़ेगा बिना किसी सैलरी के, अब ठीक है, 2 महीने तक आपको काम करना ही करना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते वहाँ से छोड़कर। तो वो क्या बन गया आपके लिए, लायबिलिटी, कि मुझे अब इन्हें 2 महीने तक एक काम देना पड़ेगा करके। लेकिन ऑनर के लिए क्या बन गई, एसेट, कि मैंने पहले ही इन्हें पे कर दिया एडवांस, अब ये मुझे इनका फ़ायदा होगा, ये मुझे काम करके देंगे और मैं फ़ायदा उठाऊंगा, मैं इनसे ज़्यादा काम भी करवा सकता हूँ, कम भी करवा सकता हूँ, है ना। तो इसलिए प्रीपेड क्या है, एसेट, प्री रिसीव्ड क्या है, लायबिलिटी। इसको थोड़ा समझना पड़ता है बट नो प्रॉब्लम, हो जाता है। अब इसकी एंट्री देखें कैसे कैसे होती है, चलो आओ देखो। सबसे पहले आपने उसकी देख ली ना प्रेजेंट की, अब पास्ट की देखते हैं। पास्ट की एंट्रीज, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। रेंट अर्नड बट not received, rent due on December 21 2021 but received on Jan 22, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा रेंट ऑन दिसंबर 21 बट रिसीव ऑन Jan 22, यहाँ पे पे आएगा, ठीक है। अब ये 4 कंडीशंस आपके पास पास्ट की, इन चारों कंडीशन से कैसे डील करते हैं। सबसे पहले आपका रेंट ड्यू है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, अगर आप पे करते तो क्या आएगी एंट्री, अगर आप डायरेक्टली पे कर देते तो क्या आती, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, टू कैश अकाउंट। अब क्या कर दोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, अभी आपका कैश आपने दिया नहीं है ना, आपको देना है, दिया नहीं है देना है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कैश की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर मान लो वो इस जैसे दिसंबर 21 का थे रेंट, ऑन दिसंबर 21, ये भी आ गया ऑन दिसंबर 21, ठीक है। दिसंबर 21 का रेंट था, वो आपको दिसंबर Jan 22 में मिला, ठीक है। तो अब वो रेंट तो आउटस्टैंडिंग बन गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले तो वो रेंट क्या बन गया, आपने उसके लिए पैसे नहीं दिए तो वो क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग। फिर जब आपने उसको 1 महीने बाद पे किया तो वो क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट बना हुआ था, अब आपने क्या पे किया है, आउटस्टैंडिंग रेंट पे किया। जब आप उसी मंथ, जिस मंथ का है उसी मंथ रेंट पे कर देते हो तो वो क्या रहता है, एक रेंट, कि इस मंथ रेंट है, इस मंथ के रेंट आप पे कर दो, ठीक है, इस मंथ में आप रेंट पे कर दो, वो क्या होता है, सिंपल रेंट। जब आप इस मंथ का रेंट अगले मंथ पे कर दो क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट,
तो एंट्री क्या आती है उसके लिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। फिर जब आप उस रेंट को जब आप पे करते हो ना, एक्चुअल में पे करते हो, ठीक है, मतलब अभी तक आपने पे नहीं किया है उस रेंट को, तो वो क्या बन जाता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। फिर जब आप उस रेंट को एक्चुअली में पे करते हो जो आउटस्टैंडिंग बन जाता है, तो अब आप क्या पे कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग रेंट, ना कि रेंट। इस मंथ का रेंट अगर आप अगले महीने पे करोगे, वो एक आउटस्टैंडिंग रेंट है कि पिछले महीने का ड्यू है, पिछले महीने देना था, आप इस महीने दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ड्यू रेंट होता है, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हम क्या पे कर रहे हैं अभी, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये और ये दो एंट्री होगी। अब थर्ड पे आते हैं, ये वाली सेकंड वाली। इसमें क्या है, रेंट अर्न बट नॉट रिसीव। अगर आप डायरेक्टली रेंट अर्न कर लेते, क्या आती, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, है ना। बट अब क्या है, आपने रेंट रिसीव नहीं किया, क्या है, आपने रेंट रिसीव नहीं किया। अब क्या है, रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, ये पेड तो इसके लिए है ना, पेड इसके लिए, ठीक है ठीक है, रहने दो इसको ऐसे। रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, एक्यूड रेंट। अभी तक रेंट आप अर्न कर चुके बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, एक्यूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट, जो भी है। और बाद में जब आप ये एक्यूड रेंट पे कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्यूड एक्रूड रेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, एग्जैक्टली जैसे वो किया था वैसे ये करना है आपको। बस ये वाली एंट्री याद रखने की ज़रूरत है, और एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में क्या चलता है, एक्यूड चलता है, वो एसेट हो गई। फिर आउटस्टैंडिंग पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है, प्रीपेड भी पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है। और अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, प्रीपेड क्या हो जाएगी, एसेट। एक्यूड अगर एसेट है, प्री रिसिप्ट क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। एक चीज़ याद रखोगे, उसके अगेंस्ट की चीज़ें सारी की सारी उल्टी चलती हैं, ठीक है। सब कुछ उल्टा उल्टा चलता है इसके अंदर, उल्टा पुल्टा, ठीक है, उल्टा पुल्टा। एक चीज़ याद रख लेनी है। ओके, यार आई होप कि अब समझ में आ गया होगा, ये सच्ची बहुत मेहनत लगी है इसको समझाने में। आ गया ना इतना समझ कि हम आउटस्टैंडिंग कब लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। आ गया सारा टॉपिक समझ में, मेरे हिसाब से आ गया होगा यार अब तक तो। अब चलते हैं अपन फ्यूचर में। चलो अब थोड़ा फ्यूचर के दर्शन करके आते हैं, थोड़े फ्यूचर की प्लानिंग करके आते हैं। आ जाओ। हाय, मेरा गाना गाने का दिल कर रहा है। चलो, फ्यूचर किसने देखा है, मैंने तो नहीं देखा। प्रीपेड एंड प्री रिसीव्ड, तो इसके अंदर क्या करना है, when the expenses paid, जब हम एक्सपेंस पे करते हैं क्या आ जाता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। जब हम उसको एडवांस में पे कर देते हैं तो क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब ऐसा क्यों आया, वहां पे कैश अकाउंट नहीं आता, क्यों नहीं आता, किसने कहा कि नहीं आता। ये वाली ज़्यादा इजी है। द रीज़न इज कि हमने फ्यूचर के लिए रिसीव किया है ना, तो अभी तक कुछ ड्यू वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो इसके अंदर क्या करते हैं पता है, देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, एडवांस में हमने पे कर दिया, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट।
एडवांस में रिसीव कर लिया रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, या रेंट और इसके लिए क्या आ जाएगा, प्रीपेड रेंट या फिर रेंट पेड इन एडवांस, एनीथिंग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। डेट्स इट, हो गया काम, बस इतना ही है इसका। फ्यूचर के अंदर इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं है, फ्यूचर ज़्यादा नहीं देखा करते। बस क्या यूज़ कर देना है, जो पुरानी वाली एंट्री थी वो याद रखनी है कि अगर आपने पे कर दिया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, वहाँ पे बस उसके आगे प्रीपेड और प्री रिसीव्ड लगा देना। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्री रिसीव्ड के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट। वैसे ना कोशिश करना कि प्रीपेड वर्ड यूज़ करो, लेकिन प्री रिसीव्ड कम यूज़ करो, क्योंकि प्री रिसीव्ड वर्ड बहुत रेयरली यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर इसकी जगह यूज़ किया जाता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काट ले। कई बार एग्जामिनर इस चीज़ को लेकर मार्क्स काट लेता है, वो कहता है प्री रिसीव्ड कौन सा वर्ड होता है, प्री रिसीव्ड कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना कि प्री रिसीव्ड की जगह आप लिखो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड आप लिख सकते हो, प्रीपेड हर जगह यूज़ होते हैं। अब मुझे पता नहीं है यार क्यों ऐसा सोचते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो प्री रिसीव्ड होता है कि पहले आपने रिसीव कर लिया प्री रिसीव्ड। ये उनकी थिंकिंग है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। हाँ जी, अगला अगला क्या है, अगला ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब हम किसी एसेट के ऊपर खर्चा करते हैं ना, उसकी इंस्टॉलेशन करवाते हैं या कुछ और करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन अकाउंट्स। तो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो उसके लिए क्या एंट्री आती है, मशीनरी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं क्या एंट्री आ जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जस्ट गेस इट कि मशीनरी अकाउंट है, ठीक है, मशीनरी खरीदी आपने, ठीक है, आपने कहीं से इंपोर्ट करवाई है, तो डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं ना, सिर्फ मशीनरी नहीं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो अमेजोन से, उस पर डिलीवरी चार्जेस लगते हैं ना, तो वो डिलीवरी चार्जेस लगकर फिर आप साथ में पेमेंट करते हो, तो आप क्या कहते हो, इतने का पड़ा मुझे, डिलीवरी चार्जेस के साथ बोलते हो आपके, इतने का पड़ा मुझे, ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके ऊपर जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगे, या आप कोई मशीनरी खरीदो, जैसे आप सिलाई मशीन खरीदो, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डलवाते हो ना, कि जैसे उसके जो सीलने वाले पहिए से होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे लगे होते हैं जहाँ से वो कपड़ा डालते हैं, इस तरीके से पूरा सीलते हैं, ठीक है। तो वो पैर जो होते हैं उसको पैर बोलते हैं, ठीक है, वो पैर भी आप बनवाते हो, ठीक है। कई होती हैं जिनके सिर्फ पैर चला चला के, मतलब पैर से वो कपड़े फटाफट फटाफट सिलते हैं, जो टेलर्स होते हैं फटाफट फटाफट सिलते हैं। कई होता है जो ऐसे हाथ से गोल गोल घुमाकर फिर सिलते हैं, अलग अलग तरीके की मशीन्स होती हैं। तो उन मशीन्स के अंदर इंस्टॉलेशंस करवाते हैं वो, कि आप इसके अंदर ये वाला फीचर डाल दो, आप इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर दो, तो वो इंस्टॉलेशन भी उसी के अंदर ऐड होते हैं। वो कहते हैं आपको ये डलवाने के बाद इतने का पड़ जाएगा। जस्ट गेस इट कि आप कोई साइकिल खरीद रहे हो, साइकिल में बहुत सारे बच्चे हॉर्न लगवाते हैं, हॉर्न लगवाते हैं, लाइट्स भी लगवाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमें ना रात में भी चलानी होती है कई बार, तो आप इसके अंदर लाइट लगा दो, लगवाते हो। बहुत सारे बच्चे हॉर्न लगवाते हो उसके अंदर, कई उसके अंदर वो बैक साइड पे वो भी सीट सी भी लगवाते हैं, ताकि आप लोग अगर ज़्यादा देर तक चला रहे हो तो आपको एक सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्टैंड लगवाते हैं अलग अलग तरीके के, जो सीधा खड़ा हो सके, टेढ़ा खड़ा हो सके, ठीक है, या उसके अंदर लॉक भी लगवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो साइकिल के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड की जाती हैं उसके अमाउंट के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें लगा के आपके साइकिल की अमाउंट इतनी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कोई भी आप एसेट खरीद रहे हो, एसेट के अंदर उसके सारे के सारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वगैरह जितने एक्सपेंसेस होते हैं सारे ऐड होते हैं,
ठीक है। तो आपका अगला टॉपिक यही है कि एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं किसी भी मशीनरी की इंस्टॉलेशन पर या फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर, तो उस पर हमारा जो खर्चा आता है वो कैसे होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, क्या नहीं होती है, वो सब कुछ आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत लंबी हो गया, 50 मिनट की हो गई है, तो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और प्लीज़ हो सके ना तो अच्छे से पढ़कर आना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं 4 टॉपिक्स कराऊंगी, एक एक्सपेंडिचर वाला, एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला, इसके अलावा एक बैड डेट्स और एक बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद वाले टॉपिक्स तो शायद एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे, क्योंकि बड़े नहीं है, छोटे 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 हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। वो तो बनेगी वैसे आधे घंटे की वीडियो, उसके अंदर ज़्यादा नहीं आएगा, आधा पौना घंटा, इतने के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जनरल कंप्लीट हो जाएगा। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। ठीक है, 2 वीडियोस कराएंगे, 2 वीडियोस में आपका जनरल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारा ओवरव्यू खत्म, फिर आप इसी को देख के जाना पेपर में और दे देना पेपर, सारा कुछ समझ आ जाएगा आपको। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।